अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू की निःशुल्क कोचिंग में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज की क्लास में हमने जिस टॉपिक को लिया है वो है वारदात सीरीज का अगला किस्सा, जिसका नाम है बदनसीब माँ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बदनसीब माँ, जो कि वारदात सीरीज का तीसरे नंबर का किस्सा है। इस किस्से को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास कई मायनों में अहम होने वाली है। जैसे एक तो हम इसका मुख्तसर किस्सा देखेंगे, किरदारों से किस्से की शुरुआत होगी और वहीं पर इंशाअल्लाह आपको पूरा किस्सा समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम इसका खुलासा पढ़ेंगे और खुलासा पढ़ने के बाद में मैं आप लोगों के सामने बदनसीब माँ इस टॉपिक के जो स्पेशल फैक्ट या हम यूँ कहें इम्पोर्टेंट फैक्ट रखने वाला हूँ, उसको देख करके आपको एक क्लास बेहद पसंद आने वाली है। और मेरा दावा है कि आज तक आपने जहाँ से भी इस क्लास को वीडियो फॉर्म में या कोचिंग के ज़रिए से या किसी भी बुक से पढ़ा होगा, उसमें सबसे बेहतर आपको आज की क्लास लगने वाली है। इसके बाद भी अगर आपको इस टॉपिक से, जिसका नाम है बदनसीब माँ, कोई भी शक शुबा डाउट रह जाए तो आप इस क्लास को डिसलाइक और नेगेटिव कमेंट करके चले जाइए, इतना मेरा दावा है। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक पॉजिटिव कमेंट भी दीजिए। इससे पहले भी हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कई क्लासेस ली हुई है। आप जाकर के चैनल में जाकर के उन तमाम क्लासेस का मुआयना कर सकते हैं, कंटेंट का मुआयना कर सकते हैं और अपनी तैयारी में इजाफा कर सकते हैं। तो अब हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जैसा कि हमारा मामूल रहा है कि हम लोग हमेशा ही क्लास को, टॉपिक को शुरू करने से पहले मुख्य अहम किस्सा पर आने से पहले उसके किरदारों को समझते हैं, ताकि यहीं से हमारे को किस्सा समझ में आ जाता है। तो जो पहला किरदार आज हम ले रहे हैं बदनसीब माँ टॉपिक में, वो पहला किरदार होने वाला है पंडित अयोध्या नाथ। इनको अयोध्या नाथ भी कह सकते हैं और यहाँ पर अयोध्या नाथ लिखा हुआ है, जो कि इसका बिगड़ा हुआ रूप है। खैर, हमको इससे कोई मतलब नहीं। पहला किरदार है पंडित अयोध्या नाथ। इनकी बीवी का नाम है फूलमती, जो कि इनकी बीवी है। इस किस्सा में पंडित अयोध्या नाथ का इंतकाल हो जाता है। देखते हैं हम लोग, इनका इंतकाल हो गया था, इस किस्से में इनका इंतकाल हो जाता है। इनके 4 लड़के हैं, इन चारों का नाम हम लोग आगे देखेंगे। और एक लड़की है जिसका नाम है कुमुद या कमला। ये दोनों ही नाम इस किस्से में इस लड़की के लिए काम में लिए गए हैं, बताए गए हैं। दूसरा जो अहम किरदार अब हम लोग लेने वाले हैं उसका नाम है फूलमती, और पूरा किस्सा का ये मरकजी किरदार है। फूलमती जो है बदनसीब माँ का मरकजी किरदार है। इसी फूलमती की वजह से इस किस्से का नाम बदनसीब माँ लिखा हुआ है, रखा गया है। ये पंडित अयोध्या नाथ की बीवी है। किनकी बीवी है? पंडित अयोध्या नाथ की बीवी है। यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि इनके शोहर का नाम था पंडित अयोध्या नाथ और उनकी बीवी का नाम है बदनसीब माँ, और इन्हीं के नाम पर इस टॉपिक का नाम बदनसीब माँ रखा गया है। पंडित जी के इंतकाल के बाद घर में इनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। पहले पूरे घर में इनका हुक्म चलता था। 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, उन सब पर इनका हुक्म चलता था। हर मामले में इनकी राय ली जाती थी, मशवरा लिया जाता था। इनकी मर्जी के बगैर घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि बीवी की इज्जत उसके शोहर के साथ, उसके शोहर के पीछे होती है। अगर शोहर नहीं है इस दुनिया में तो उस बीवी की इज्जत होना बंद हो जाती है। हालांकि ये सबके लिए नहीं है, कई मामलों में ऐसा देखा गया है। तो इंतकाल के बाद इनकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इनकी जो हुकूमत थी घर में, वो हुकूमत जाती रही और लास्ट में गंगा में डूबने से इनकी मौत हो गई थी। हमको ये याद रखना है, ये स्पेशल फैक्ट होने वाला है कि फूलमती का जो इंतकाल है वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। तो गंगा में पानी भरने गई थी ये, पैर फिसलने से गंगा में डूब गई और गंगा की लहरों में समा गई और वहीं पर इनका इंतकाल हो गया था। इनके शोहर का नाम हमको याद रखना है, इनके शोहर का नाम है अयोध्या नाथ। अब हम आगे बढ़ते हैं किरदार नंबर 3, जिसका नाम है कामता नाथ। कामता नाथ पंडित अयोध्या नाथ और फूलमती, ये एक शादीशुदा जोड़ा है, कपल है। इनका सबसे बड़ा लड़का है जिसका नाम है
कामतानाथ, जो एक दफ्तर में 50 रुपए का मुलाजिम है। एक दफ्तर में नौकरी करता है जहाँ पर इसको 50 रुपए माहवार मिलते हैं। अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा चौथा किरदार है। इसका नाम है उमानाथ। पहला किरदार था कामतानाथ, सॉरी, पहले और बड़े लड़के का नाम था कामतानाथ। ये दूसरा लड़का है जिसका नाम है उमानाथ। ये इनका दूसरा लड़का है, डॉक्टरी पास कर चुका है। ये भी हमको ध्यान रखना है कि कामतानाथ जो है वो 50 रुपए का मुलाजिम है। इसके बाद जो दूसरा लड़का है उमानाथ, वो डॉक्टरी पास कर चुका है और कहीं मतब खोलने की फिक्र में है, यानी कहीं अपना क्लिनिक, अस्पताल खोलने की फिक्र में है, अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलने की का इरादा किए हुए है। एक मामले में रिश्वत के लिए गलत रिपोर्ट लिखी। उमानाथ जो कि डॉक्टर है, इन्होंने एक मामले में रिश्वत लेकर के गलत रिपोर्ट पेश की, जिसके लिए साल भर के लिए इनको मअतल, अपनी जो नौकरी है, अपनी जो मुलाजिमत उससे मअतल कर दिया गया, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था। और 1 महीने के लिए ये टाइफाइड के भी शिकार हुए थे। तो यहाँ पर सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस्सा बदनसीब माँ में कौन सा किरदार है जो डॉक्टर है या जिसने डॉक्टरी पास की है, तो उसका नाम हो जाएगा उमानाथ। और अगला सवाल ये आ सकता है कि वो कौन सा किरदार है जिसको गलत रिपोर्ट पेश करने की वजह से, रिश्वत के एक मामले में गलत रिपोर्ट पेश करने की वजह से अपनी नौकरी से 1 साल के लिए मअतल, यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था। वो भी है उमानाथ, और उमानाथ ही इस किस्से में 1 महीने के लिए टाइफाइड के शिकार हो जाते हैं। अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इनका तीसरा बेटा होने वाला है, जिसका नाम है दयानाथ। अब तक हमने इनके 3 बेटों का नाम जान लिया है। पहला कामतानाथ, दूसरा उमानाथ, तीसरा दयानाथ, और चौथे का नाम हो जाएगा सीतानाथ। तो तीसरे लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ये इनका तीसरा लड़का है। ये बीए में फेल हो चुका है, अखबार में मुजामिन लिखकर खर्च निकालता है, और किस्सा के अंत में हम देखेंगे कि ये अपना खुद का अखबार भी जारी कर देता है। जो अहम बात इस किरदार के बारे में है वो ये है कि ये धोखे से अपनी माँ के जेवर निकलवाता है। इसने धोखे से अपनी माँ के जेवर निकलवाए थे। वो धोखा क्या था, ये हम लोग किस्सा के जो स्पेशल फैक्ट्स हैं, अहम फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसमें जानेंगे कि किस तरह से इसने अपनी माँ को धोखा दिया और धोखे से उसके जेवर निकलवा लिए। अगला किरदार है सीतानाथ, जो कि इनका सबसे छोटा और चौथा लड़का है। सीतानाथ इनका सबसे छोटा और चौथा लड़का है। चारों में ज़हीन है, पढ़ने में होशियार है, होनहार है। बीए कंप्लीट कर चुका है, एमए की तैयारी में मसरूफ है, और इसका इरादा है कि हुकूमत से वजीफा लेकर विलायत जाने का। हुकूमत से वजीफा मिले और विलायत जाकर के पढ़ाई करे, ऐसा इसका इरादा रहता है। जो अगला किरदार है उसका नाम है कुमुद या कमला। दोनों ही नाम इस किस्से में इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। ज्यादातर कुमुद नाम का इस्तेमाल किया गया है। ये फूलमती और अयोध्यानाथ की लड़की है। इसकी शादी पंडित जी अयोध्यानाथ अपनी जिंदगी में जिंदा रहते हुए ही इसकी शादी 5,000 जहेज के मुकाबले में मुरारी लाल के बेटे से तय कर गए थे। कितनी जहेज में? 5,000 का जहेज, और किसके बेटे से? मुरारी लाल के बेटे से तय कर गए थे। हालांकि इसकी शादी मुरारी लाल से नहीं होती। इसकी शादी होने से पहले इसके वालिद अयोध्यानाथ का इंतकाल हो जाता है, और बाद में इसकी शादी मुरारी लाल के बेटे से तोड़ करके, ये सगाई तोड़ करके, एक शख्स दीनदयाल जिसकी उम्र 40 साल है उससे कर दी जाती है। कुछ दो किरदार और हैं जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो है मुरारी लाल, जिसको मैंने खास तौर से लिखा नहीं है। ये है मुरारी लाल। इनके बेटे के साथ कुमुद की सगाई, शादी तय हो जाती है 5,000 जहेज के बदले। और ये शादी पंडित जी अपनी जिंदगी में ही कर जाते हैं। इसके बाद पंडित अयोध्यानाथ का इंतकाल हो जाता है। दूसरा जो किरदार है वो है दीनदयाल। दीनदयाल भी एक पंडित हैं। पंडितों वाला काम करते हैं, जजमानी का काम करते हैं, माहवार 50 रुपए कमाते हैं। इनकी उम्र 40 साल है। कुमुद से शादी से पहले इनकी 2 बीवियों का इंतकाल हो चुका है, और कुमुद से शादी से पहले इनकी जो दूसरी बीवी है उसका इंतकाल हुए अभी 1 साल हुआ है। तो इस तरह से हमने इस किस्से के अहम किरदारों को जान लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको किस्सा के किरदार
समझ में आ गए होंगे, और यहाँ तक भी समझ में नहीं आए हैं तो जब हम लोग किस्सा पढ़ेंगे तो एक एक किरदार को मैं आप लोगों के सामने खोल करके रख दूंगा, ताकि आपको इतना डिटेल में, इतना तफसील में किस्सा और इतना आसानी से, इतनी गहराई से समझ में आ जाएगा कि इससे अगर कोई सवाल आता है तो वो आपसे गलत नहीं होगा। इसके अलावा कुछ मैंने इक्तबासात की लाइनों को भी यूं का यूं उठा लिया है, ताकि अगर मान लो इक्तबास या उनकी लाइंस, उनके सेंटेंसेस से सवाल बनते हैं तो वो सवाल भी हम लोगों से, उनके जवाब भी हम लोगों से बेहद आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसका जो असल किस्सा है, मुख्तसर में हम लोग इस किस्से को देखेंगे, और इसके बाद जो इस क्लास का अहम पार्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वो आएंगे। एक बार फिर से हम लोग किरदार देख लेते हैं। पंडित अयोध्या नाथ, इनकी बीवी है फूलमती, इनके 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा लड़का है कामता नाथ, नौकरी करता है। उमानाथ डॉक्टर है। दयानाथ अखबार का पब्लिशर है। सीतानाथ एमए का तालिब इल्म है। और इनकी चारों बीवियां हैं। एक बेटी है जिसका नाम कमला या कुमुद, दोनों ही नाम आए हैं। मुरारी लाल कुमुद के होने वाले ससुर थे, लेकिन इनके बेटे के साथ इसकी सगाई टूट जाती है। बाद में पंडित दीनदयाल के साथ कुमुद की शादी तय कर दी जाती है। अब हम लोग इस किस्से को मुख्तसर में देखने वाले हैं। पंडित अयोध्या नाथ जब हयात थे, यानी जब जिंदा थे, तब की बात की जा रही है। तो इनकी और इनकी बीवी फूलमती की सारे घर में इज्जत थी, और फूलमती की हुकूमत अपने बेटों, अपनी बहुओं, सब पर, हर एक फर्द पर इनकी हुकूमत, या यूं कहें कि इनका आदेश, इनका ऑर्डर चलता था। इनकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे ही पंडित अयोध्या नाथ का इंतकाल हुआ तो सारे हालात तब्दील हो गए। फूलमती की जो हुकूमत थी वो जाती रही, और फूलमती को घर में जो सबसे बड़ा कमरे की जो मालकिन थी उसको एक कोठरी दे दी गई, और उस कोठरी में भी फूलमती की हालत एक नौकरानी की तरह से हो गई थी। फूलमती की जो कश्मकश थी वो ये थी कि वो घर छोड़ करके कहीं और जाकर के मजदूरी भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसको अपने घर का, अपने बेटों और बहुओं की इज्जत का ख्याल था, इसलिए वो उस घर को छोड़ करके भी नहीं जा सकती थी। आगे देखते हैं। इनके हुक्मों के मुताबिक तमाम काम और सभी लोग इनके हुक्मों के मुताबिक चलते थे। इनके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। इनके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। बेटे, बेटियां, बहुएं सभी फर्माबरदार थे, इनकी खिदमत करते थे, इनके पाँव दबाया, यहाँ तक कि बेटे और बहुएं बारी बारी से इनके पाँव दबाया करते थे। और देखते हैं जिंदगी में किस तरह से हालात तब्दील होते हैं। ऊपर वाले का जो खेल है वो किस तरह से जिंदगी में तब्दीलियां लेकर के आता है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। मगर जैसे ही पंडित जी का इंतकाल हुआ, हमको ये याद रखना है कि इस किस्से में जिसका इंतकाल हुआ था उस किरदार का नाम है पंडित अयोध्या नाथ, जो कि फूलमती के शोहर हैं। उनका इंतकाल हुआ और हालात तब्दील हो गए। अब सभी लोग अपनी मन मर्जी करने लगे। जो लोग पहले फूलमती की इजाजत के बगैर बाहर से खाना तक नहीं मंगवा सकते थे, कोई काम नहीं कर सकते थे, कोई खरीदारी नहीं कर सकते थे, वो लोग अब अपनी मनमर्जी करने लगे। यहाँ तक कि फूलमती की कोई वाकईत न रही। बगैर गर्ज के कोई इससे न तो बात करता, न सलाह, न कोई मशवरा। किसी मामले में, किसी बात में इसके साथ में कोई सलाह और मशवरा नहीं किया जाता। इसकी हालत घर में एक नौकरानी जैसी हो गई थी, और ये नौकरों के जैसे काम भी करने लगी थी। किस्से के आखिर में हम देखेंगे कि ये घर का काम करने लग गई थी नौकरानी की तरह। रफ्ता रफ्ता इसकी तमाम जायदाद, गहने और रकम पर बेटों ने कब्जा कर लिया। इसकी जितनी भी जायदाद इसके नाम थी, तो वो तमाम जायदाद, इसके गहने और रकम धोखे से इसके बेटों ने अपने नाम करवा लिए, अपने कब्जे में ले लिए। 2 बाग थे। पंडित जी 2 बाग छोड़ करके गए थे, उन दोनों बागों को बेच दिया गया, और उनकी रकम को बेटों ने आपस में बांट लिया। बाग था उसे बेच दिया गया, और उस पैसे का चारों भाइयों ने उस पैसे का बंटवारा कर लिया। जब बहन कमला की शादी के खर्च की बात आई तो सभी भाइयों ने अपने हाथ खींच लिए, और इसकी शादी पर कोई भी भाई खर्च करने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। कमला की सगाई लाला मुरारी लाल के बेटे से 5,000 जहेज, ये हमको याद रखना है, कितने जहेज में तय हुई थी? 5,000 जहेज। और किसके बेटे से? तो लाला मुरारी लाल के बेटे से तय हुई थी। जहेज के बदले तय हुई, मगर भाइयों ने पैसे
देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से कमला की सगाई टूट गई। क्योंकि ये 5,000 जहेज देने का मामला, ये तयशुदा रकम नहीं दे पाए थे, नहीं दे रहे थे, इस वजह से ये सगाई टूट गई। जाने की खातिर भाई अपनी बहन की शादी एक 40 साल शख्स से, जिसका नाम होता है दयाल, पंडित दीनदयाल, जिसकी उम्र कितनी है 40 साल, और उसकी 2 बीवियां हैं, दोनों का इंतकाल हो चुका है, से कर देते हैं, जिसकी इससे पहले 2 बीवियां मर चुकी होती है। इससे पहले पंडित दीनदयाल की कितनी बीवियां, 2 बीवियां मर चुकी होती है। फूलमती और कमला सर पटकती रही, मगर उनकी एक न चली। यानी ये लोग दीनदयाल के साथ शादी के खिलाफ थे और मुरारी लाल के बेटे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये शादी दीनदयाल के साथ हो गई। ये सर पटकती रही, लेकिन इनकी एक भी बात ना चली। कमला की शादी के बाद फूलमती और अकेली हो गई, और एक कोठरी में नौकरों से भी बदतर हालत में रहने लगी। यानी इसको अपने ही घर में नौकरों की तरह रखा जाने लगा। इसकी हालत नौकरों के जैसी हो गई। इसका जो सबसे बड़ा कमरा था वो इसकी बड़ी बहू ने ले लिया, और इसको घर में एक छोटी सी कोठरी थी, वो कोठरी इसको दे दी गई। कोई बेटा बहू इससे बात न करता, ना कोई राय ली जाती, ना कोई मशवरा लिया जाता। मजबूर बुढ़िया घर का सारा काम करती, और 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी खाकर अपना वक्त गुजारती, सो जाया करती थी। यानी ये बुढ़िया, ये जो फूलमती है, जिसका किसी एक जमाने में पूरे घर में हुकूमत चला करती थी, ये अपने ही घर में नौकरानियों की तरह इसकी हालत हो गई थी। सारा काम करती थी, खाने को भी रूखा सूखा जो मिलता वो मिल जाता, और अपनी कोठरी में पड़ी रहती थी, और घर का सारा काम भी इसी को करना पड़ता था। एक बार बरसात के दिन में फूलमती गंगा नदी पर पानी भरने गई। ये भी याद रखना है, किस नदी का जिक्र आया है, गंगा नदी का जिक्र आया है। तो गंगा नदी में पानी भरने गई, मगर उसका पैर फिसला और गंगा में ही समा गई, और गंगा में डूबने की वजह से इसका इंतकाल हो गया, इसकी मौत हो गई। तो यहाँ तक इसका ये मुख्तसर किस्सा था। यहाँ तक आप लोगों को जो समझ में आया है, इतना हम लोगों ने बुक्स में, गाइडों में और तमाम कोचिंग की जो दिखावटी क्लासेस होती है उसमें हमने पढ़ा होगा। इसके बाद जो अब अहम इम्पोर्टेंट और स्पेशल फैक्ट हैं, जो आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़े होंगे, वो मैंने पूरा किस्सा पढ़ करके उस किस्से में से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकाले हैं वो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। यहाँ तक अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, पॉजिटिव कमेंट कीजिए, ताकि आपके बाद जो लोग इस क्लास को देखेंगे वो आपके कमेंट पढ़ करके ये अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्लास कैसी रही है। इसके बाद अब हम इस किस्से के अहम और स्पेशल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। आज का हमारा टॉपिक था बदनसीब माँ। इसके स्पेशल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इस तरह से हैं। पहला जो फैक्ट है वो ये है, पंडित अयोध्या नाथ का इंतकाल हुआ। ये लाइन सीधी किस्सा से उठाई गई है। आप इसको इक्तिबास से इस किस्से का सेंटेंस भी समझ सकते हैं, या फिर ये शुरुआती लाइन भी है। यहीं से सवाल पूछा जा सकता है कि ये सेंटेंसेस किस किस्सा के हैं या वारदात के किस किस्सा में शामिल हैं। तो हूबहू इस सेंटेंस को हमने रखा है। पंडित अयोध्या नाथ का इंतकाल हुआ तो सबने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। क्या कहा? सब लोगों ने कहा, उसके मिलने वाले रिश्तेदारों, अहबाब ने कहा, ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे। 4 जवान लड़के यादगार छोड़े। कितने जवान लड़के, यानी कितने लड़के हैं इनके? 4 जवान लड़के यादगार छोड़े और 1 जवान लड़की। अशाशा भी काफी, यानी बहुत सारा सामान छोड़ करके गए थे अपने इंतकाल से पहले। बहुत सारा सामान असबाब इन्होंने इकट्ठा कर लिया था, जिसमें पुख्ता मकान के साथ में 2 बाग, कई हजार के जेवर, और 20,000 रुपए नकद। कई हजार के जेवर, 20,000 रुपए नकद और 2 बाग, इसके अलावा पुख्ता मकान। ये तमाम जायदाद ये इन्होंने अपनी जिंदगी में बनाई थी, और इसके बाद में इनका इंतकाल हो गया था। ये दोनों ही, यहाँ तक की जितनी भी लाइन हमने पढ़ी है, ये हूबहू इस किस्सा से उठाई गई है। इस किस्सा की शुरुआती लाइनें हैं, जो हम लोगों को खास तौर से पता होनी चाहिए। यहाँ से सवाल बन सकता है। अगला है कि पंडित जी के इंतकाल के बाद पंडित जी की 13वीं की तैयारियां चल रही थी। तो 13वीं की बिरादरी के वक्त
13वीं के वक्त बिरादरी की दावत की गई। पंडित जी की इंतकाल के वक्त इंतकाल के बाद में जो इनकी 13वीं का प्रोग्राम किया गया था, उनमें तमाम बिरादरी की दावत की गई थी। हालांकि दावत उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से फूलमती चाहती थी। इसमें कई सामान और असबाब में कमियां की गई, कटौतियां की गई, खर्च में कमी की गई, और इस सब के बारे में फूलमती से ना तो कोई राय ली गई, ना उसको बताया गया। अगर फूलमती ने बीच में एक दो बार टोक भी दिया तो उसको चुप करवा दिया गया था। तो जो स्पेशल फैक्ट ये है वो ये है कि सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है कि किसकी 13वीं का प्रोग्राम किया गया, तो पंडित अयोध्या नाथ की 13वीं का प्रोग्राम किया गया था। अगला फैक्ट जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वह तीसरा फैक्ट, दान के लिए चीजें लाई गई। यानी पंडित जी की 13वीं की दावत के वक्त लोगों को जो दान करना था उसके दान के लिए चीजें लाई गई, जिसमें बर्तन, पलंग, बिस्तर, कपड़े वगैरह ये सारी चीजें लाई गई, मगर फूलमती को चीजें नहीं दिखाई गई, ना ही इससे कोई राय ली गई। सब अपनी मनमर्जी का काम करने लग गए थे। अगली बात जो इस किस्से की अहम बात है वो ये है कि 40 साल से घर में फूलमती का फैसला नातिक था। फूलमती 40 साल से इस घर में हुकूमत कर रही थी। जब से ब्याह करके आई थी तब से इस घर में अपने बेटे बहुओं पर उसकी हुकूमत, उसका फैसला नातिक था, उसकी बात को माना जा रहा था। लेकिन जैसे ही पंडित जी अयोध्या नाथ का इंतकाल हुआ, उनके पति के साथ ही, उनके शोहर के साथ ही उनकी तमाम इज्जत, तमाम हुकूमत जाती रही। अगली महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अहम बात यह है कि 13वीं की दावत में आटा 5 बोरियों की जगह 3 बोरियां लाया गया। जबकि 13वीं की दावत से पहले फूलमती के सामने जो बात तय हुई थी वो ये थी कि 5 बोरियां आटा काम में ली जाएगी, लेकिन उसकी जगह 3 ही बोरियां लाई गई। इसके अलावा घी के 10 कनिस्तर की जगह 5 कनिस्तर ही लाए गए। तमाम चीजों में कटौतियां की जा रही थी। बेटे बहुएं खर्च को कम से कम करना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा रकम को दबा लेना चाहते थे। तो आटे की 5 बोरियों की जगह 3 बोरियां और घी के 10 कनिस्तर की जगह 5 कनिस्तर ही लाए गए। ये तमाम फैक्ट इस किस्से में शामिल है, इसलिए हमको खास तौर से याद भी रखना है, फैक्ट के तौर पर भी याद रखना है और इक्तिबास के तौर पर भी ध्यान में रखना है। अगला है, दावत में दफातन शोर मचा। दावत में क्योंकि ये लोग बिना मन मर्जी के, बिना अनुभव के, बिना किसी एक्सपीरियंस के काम कर रहे थे। अपनी माँ से, जो तजुर्बाकार औरत थी, उसके तजुर्बे को काम में नहीं ले रहे थे, उसकी राय और मशवरा नहीं ले रहे थे, तो कोई ना कोई कमी तो इस दावत में रहनी ही थी। जैसा कि इसकी माँ इस किस्से में कहती थी कि बिना तजुर्बे के काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए और बिरादरी के सामने हमको जिल्लत और रुसवाई होना पड़े। तो दावत में दफातन शोर मचा। क्या शोर मचा? 3 बार शोर मचता है दावत में। पहला शोर था तरकारियों में नमक नहीं है। पहला शोर क्या था कि तरकारियों में, यानी कि जो सब्जियां इन्होंने बनाई थी उनमें नमक की कमी चल रही थी, वो बेनमक बेस्वाद हो गई थी। हाथों हाथ इनकी बड़ी बहू जो नमक की डलियां उस टाइम पे चलती थी, उन डलियों को पीसने के लिए बैठती, हाथों हाथ उनको पीस कर कूट करके तरकारियों में नमक डलवाया जाता है। पहली गलती ये होती है। दूसरा शोर मचता है कि पानी गर्म है। पानी क्या है? गर्म है। किसी को ये याद नहीं आया कि हम लोग बिरादरी में इतनी बड़ी 13वीं की दावत कर रहे हैं, तो बर्फ का इंतजाम किया जाना चाहिए। किसी के दिमाग में ये नहीं आया, क्योंकि इससे पहले इन्होंने अपने पर लेकर के किसी तरह का कोई किसी काम का इंतजाम, बड़े प्रोग्राम का इंतजाम नहीं किया था, इसलिए इस तरह की कमियां देखने को मिल रही थी। तो पानी कैसा था? पानी गर्म था, मगर बर्फ का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। हाथों हाथ एक इंसान को, इस शख्स को बर्फ लेने के लिए बाजार में भेजा गया, लेकिन वो शख्स भी बाजार से खाली हाथ लौट आया, क्योंकि प्रोग्राम तो लेट नाइट चल रहा था। उस वक्त तक बाजार में बर्फ खत्म हो चुका था। तो वो इंसान बिना बर्फ लिए ही वापस लौट आया था। अगला फैक्ट दावत से मुतालिक ये है कि तीसरा फैक्ट ये है, अरे गजब। क्या लिखा है? अरे गजब। इम्पोर्टेंट बात है ये। अरे गजब इतनी खतरनाक, इतनी महत्वपूर्ण बात होने वाली है। किसी के शोरबे में एक मरी हुई चूहिया निकल आई।
यानी जो लोग सब्जियां खा रहे थे उनमें से किसी के चूहे में, किसी के शोरबे में एक मरी हुई चूहिया निकल आई थी। ये मरी हुई चूहिया देख करके लोग दावत से उठ करके जाने लगे। तमाम बिरादरी में, समाज में इनकी नाक कट गई। बहुत जिल्लत और रुसवाई का इन लोगों को सामना करना पड़ा था। अब ये लोग एक दूसरे पर तोहमतें लगा रहे थे, एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे थे, एक दूसरे की गलतियां गिना रहे थे। इसमें बड़ी बहू ने कहा, हम क्या जानते थे कि बीबी बीबी से इतना जरा सा काम न होगा। बीबी यानी इनकी ननद, जिसका नाम कमला या कुमुद है, उनसे इतना जरा सा काम नहीं होगा। यानी चूहिया, मरी हुई चूहिया निकलने की तोहमत, इल्जाम ये किस पर लगाया गया? कुमुद और कमला यानी इनकी ननद पर, फूलमती की बेटी पर लगाया गया। क्योंकि तरकारियां, जो सब्जियां, कटी हुई सब्जियां थी, उनमें अगर चूहिया बैठी थी तो कुमुद ने जाकर के वो पूरा का पूरा तरकारियों से भरा हुआ बर्तन ऐसे के ऐसे ही कढ़ाऊ में डाल दिया होगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे पर तोहमतें लगाई जा रही थी। अगला फैक्ट है कुमुद की शादी से मुतालिक। दावत के फैक्ट, तमाम फैक्ट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं। अब हम जो अगले फैक्ट ले रहे हैं वो किस्सा नए मोड़ पर जा रहा है। उसमें कुमुद की शादी से मुतालिक जो बातें हैं वो इस तरह से हैं, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुमुद की शादी में पंडित जी यानी पंडित अयोध्या नाथ जो इनके वालिद हैं, उन्होंने 5,000 जहेज, कितने जहेज? 5,000 जहेज ठहराया था। कुमुद की शादी पंडित मुरारी लाल के बेटे से तय की गई थी। पंडित अयोध्या नाथ ने अपनी बेटी कुमुद की शादी पंडित मुरारी लाल के बेटे से, यानी ये इसके ससुर होने वाले हैं मुरारी लाल, इनके बेटे से तय कर दी गई। और 5,000 जहेज के बदले में ये शादी करार होना पाई थी। हालांकि तमाम पंडित जी के इंतकाल के बाद ये जो चार भाई थे, चारों भाइयों ने 5,000 जहेज देने से इनकार कर दिया और अपने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसमें जो सीता, सबसे छोटा लड़का था सीता नाथ, वो एक बात कहता है, वो इस तरह से, सीता ने कहा, सगाई तोड़ने की बजाय, यानी 5,000 जहेज की रकम की वजह से सगाई तोड़ने के बजाय हमको उनसे इल्तिजा, रिक्वेस्ट, उनसे दरख्वास्त करनी चाहिए कि इस 5,000 की रकम को थोड़ा कम कर दिया जाए, 3,000 कर दिया जाए। तोड़ने की बजाय जहेज की रकम को 5,000 से 3,000 करवा लिया जाए। यानी उनसे इल्तिजा की जाए कि भाई अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं है और इस रकम को 5,000 से 3,000 रखा जाए। और देखिए छोटे भाई का दिल, कि मैं अपने हिस्से के रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने हिस्से के रुपए दे दूंगा और जहेज की रकम को 5,000 से 3,000 करवा दिया जाए। और कुमुद की जो शादी है वो पंडित मुरारी लाल के बेटे से ही करवाई जाए। हालांकि बाद में अपने भाइयों के समझाने पर छोटा भाई सीतानाथ भी इस बात के खिलाफ हो जाता है और इसकी शादी पंडित मुरारी लाल के बेटे से नहीं की जाती है और उनको इनकारी का खत लिख दिया जाता है कि अब हम इस सगाई को आगे, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उनको खत लिख दिया जाता है। खत के जरिए पंडित मुरारी लाल को ये सूचना भेजी जाती है कि अब आपके साथ हम इस सगाई के रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं। अगला फैक्ट है, भाइयों ने कुमुद की शादी सिर्फ 1,000 रुपये, भाइयों ने कुमुद की शादी में सिर्फ 1,000 रुपये खर्च करने या 1,000 रुपया तक खर्च करने की बात कही। यह तय हुआ कि हम लोग सिर्फ 1,000 रुपया खर्च करेंगे और कुमुद की शादी को जैसे तैसे निपटा देंगे। खर्च करने की बात, भाइयों में सिर्फ 1,000 रुपये खर्च करने की बात तय हुई। अगली बात, अगला फैक्ट, पंडित दीनदयाल जो कि इस किस्से के अहम किरदार हैं, से शादी करना तय हुआ। कुमुद की शादी जो पहले पंडित मुरारी लाल के बेटे से होने वाली थी, पंडित मुरारी लाल के बेटे से होने वाली थी, यहाँ पर सगाई को तोड़ दिया गया और पंडित दीनदयाल के साथ शादी होना करार पाया। शादी होना तय हुआ, जिसकी बीवी पिछले साल मरी, यानी इसकी दो बीवियां मर चुकी है और जो बाद वाली बीवी है वो पिछले साल ही अभी मरी है। इसके बारे में ये भाई कहते हैं कि ये बीए में नहीं तो क्या हुआ, मगर ये जजमानी से 50 रुपए माहवार कमाता है। यानी ये बीए में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन जजमानी का काम करता है और जजमानी से 50 रुपए महीने के कमाता है। कुमुद को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे है, आगे ये भाई बात करते हैं आपस में कि इसकी उम्र भी अभी 40 साल से ज्यादा नहीं है। यानी दीनदयाल के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आए हैं वो ये हैं कि पंडित दीनदयाल जो है बीए में नहीं है, जजमानी का काम करते हैं,
पहले इनकी 2 बीवियां मर चुकी है, 50 रुपये माहवार जजमानी से कमाते हैं और इनकी उम्र भी 40 साल के लगभग है। 40 साल, ये उम्र 2 बार इस किस्से में आई है। एक बार तो ये कि फूलमती की हुकूमत अपने घर में 40 साल से चल रही थी, और दूसरी बात 40 साल से मुतालिक ये है कि पंडित दीनदयाल की उम्र भी कितनी बताई गई है, 40 साल के आसपास बताई गई है। अब हम लोग इस किस्से में से कुछ डायलॉग उठा रहे हैं, जिसमें पहला है, उमा कहता है कि वो नहीं मानेगी, जेवर बेचकर शादी करेगी। यानी पंडित मुरारी लाल के बेटे से जो उमा की शादी तय हुई थी, उसकी सगाई तोड़ करके जो ये लोग पंडित दीनदयाल के साथ शादी कर रहे थे, उस मामले में ये बात कही जा रही है। पंडित उमानाथ जो कि डॉक्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो नहीं मानेगी, वो अपने जेवर बेचेगी, यानी अपने जेवर बेच करके इस शादी को वहीं करवाएगी जहाँ पर पंडित अयोध्या नाथ ने तय किया है। इस पर कामता नाथ जो बड़ा भाई है, वो कहते हैं जेवर उनका स्त्री धन है, कि उनके पास जो जेवर है वो उनका स्त्री धन है। क्या है? उनका स्त्री धन है। वो चाहे जैसे, जो चाहे कर सकती है, चाहे जैसे इसको खर्च कर सकती है। ये बात चल रही थी। इसके बाद दयानाथ जो कि अखबार के पब्लिशर हैं, अखबार चलाते हैं, अखबार में काम करते हैं, उन्होंने कहा, दया ने फूलमती से कहा, यानी अपनी माँ से कहा, यानी दयानाथ अपनी माँ के पास जाता है और धोखे से उसके जेवर निकलवाने की कोशिश करता है और इसमें कामयाब भी हो जाता है। दया कहता है कि मैंने अखबार में एक मजमून लिखा, उस पर सरकार मुकदमा चला रही। यानी मैंने एक जो मजमून लिखा, सरकार को वो पसंद नहीं आया, हो सकता है वो सरकार के खिलाफ रहा होगा, इसलिए सरकार उस पर मुकदमा चला रही है। 5,000 की जमानत देनी पड़ेगी, वरना मुझे हथकड़ियां लग जाएंगी और मुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि माँ का दिल तो माँ का होता है, चाहे बेटे बहुएं कैसा भी सलूक करे, अपने बेटे के हाथों में हथकड़ियां एक माँ कैसे देख सकती है। तो उसने तुरंत ही बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे, अपने पास जो जमा जेवर, जो गहने थे, वो निकाल करके अपने बेटे के हाथ में रख दिए। इस तरह से धोखे से दयानाथ ने अपनी माँ से ये गहने निकलवा लिए, उसके जेवर निकलवा लिए। हालांकि इस प्लानिंग में, इस पूरी योजना में ये चारों भाई शामिल थे और बहुएं भी शामिल थी। इस तरह धोखे से फूलमती के जेवर ले लिए गए। अब हम यहाँ से अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक कुमुद की शादी से मुतालिक जो फैक्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद भी अगर कोई फैक्ट आएगा तो हम लोगों ने इसमें शामिल जरूर किया है। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है कि कामता माहवार 50 रुपए का मुलाजिम था। जो बड़ा लड़का था जिसका नाम था कामता नाथ, वो माहवार 50 रुपए का मुलाजिम था। किसी दफ्तर में 50 रुपए की मुलाजिमत माहवार के हिसाब से किया करता था। अब फूलमती की बात आ रही है कि फूलमती कहती है, माँ बाप की कमाई में क्या बेटी का हिस्सा नहीं? फूलमती अपने बेटों से पूछती है कि ये जो तुम मेरी बेटी कुमुद की शादी के वक्त अपने हाथ खड़े कर रहे हो, और ना मुझे अपने जेवर गहने बेच करके शादी करने दे रहे हो, ना जमीन जायदाद में से कोई हिस्सा अपनी बेटी को देने दे रहे हो। इस पर ये कहती है कि माँ बाप की कमाई में क्या बेटी का हिस्सा नहीं? कुमुद की शादी तो मुरारी लाल के लड़के से ही होगी। ये इस बात पर अड़ जाती है कि कुमुद की शादी किससे होगी? मुरारी लाल के बेटे से ही होगी, जहाँ पर पंडित अयोध्या नाथ यानी इनके शोहर ने तय किया है 5,000 जहेज के बदले। लेकिन इनकी बात को टाल दिया जाता है, इनको खूब खरी खोटी सुनाई जाती है, और इनको इस बात का एहसास दिला दिया जाता है कि पंडित जी के इंतकाल के बाद अब घर में आपकी हैसियत इतनी नहीं रही जितनी पहले थी। तो ये भी समझ जाती है, और घर का सारा, आगे देखते हैं, सारा सारा घर सो रहा था और फूलमती आंगन में झाड़ू लगा रही थी। जब इसको अपनी हैसियत का पता चल गया कि मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी की तरह है, अब मेरी कोई हुकूमत नहीं चलने वाली है, तो ये सुबह सवेरे उठ करके सारे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। और आज से फूलमती का यही वतीरा रह गया, यानी अब से रोज इसको यही काम करना था, जो कुछ बन पड़ेगा घर का काम करना। यानी जो भी फूलमती अपनी ताकत के हिसाब से कर सकती थी, उतना वो घर का काम उसको करना पड़ रहा था, क्योंकि इसको अपने घर में अब अपनी हैसियत का पता चल गया था। अगला है, कुमुद की जो शादी है वो दीनदयाल से, पंडित दीनदयाल से, जिसकी 2 बीवियां पहले मर चुकी है, इनकी उम्र 40 साल है, से बगैर किसी करार के, ना बिना किसी जहेज के, इसके साथ कुमुद की शादी कर दी गई। अगला फैक्ट, कुमुद की शादी में फूलमती
से कुछ भी न तो पूछा गया, न राय ली गई, न मशवरा किया गया। क्या सामान आया, क्या मेहमानों को दिया गया, क्या दावत की गई, कितने लोगों को बुलाया गया, किन किन को बुलाया गया, किन को छोड़ा गया, कितनी कमी पेशी की गई, इन तमाम मामलों से फूलमती को बरी रखा गया। ना ही कोई राय ली गई और ना कुमुद ने भी किसी काम में दखल नहीं दिया। जब कुमुद और फूलमती दोनों को लगा कि अब हमारी हैसियत इस घर में बहुत ज्यादा नहीं रह गई है, तो फूलमती और कुमुद इन दोनों ने ही इस शादी में किसी तरह का कोई दखल नहीं दिया। अगली बात, जब कुमुद की शादी के बाद विदाई का वक्त आया, तो विदाई के वक्त फूलमती कुमुद को अपनी कोठरी में ले गई, यानी अपनी बेटी को जो आखिरी बात इससे करना चाहती थी उसके लिए अपनी बेटी को अपनी कोठरी में ले गई। और जो कुछ 50 रुपए इसके पास अब भी बाकी थे, जमा थे, वो और दो चार जेवर जो इसके पास बचे हुए थे, जिसको इसने अपनी बेटी के लिए की शादी के वक्त देने के लिए अपने दिल में अरमान बना रखा था, वो बचा रखे थे, वो जेवर बेटी के आंचल में डाल दी। हालांकि बेटी ने इन सबको लेने से इनकार कर दिया और इन 50 रुपए और तमाम जो दो चार जेवर थे उसको अपनी माँ के कदमों में डालकर कहा कि माँ, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आगे हम देखते हैं फूलमती का कमरा। घर में सब कमरों में वसी और हवादार था, यानी सबसे बड़ा कमरा किसके पास था? फूलमती के पास था, जिसको इसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया, या यूं कहेंगे बड़ी बहू ने इनसे ये कमरा खाली करवा दिया। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि उमानाथ जो एक मतब खोलने की ख्वाहिशमंद थे, उनका मतब यानी कि उनका क्लिनिक खुला। दयानाथ जो अखबार में काम किया करते थे, अखबार के लिए उन्होंने खुद का अपना अखबार जारी किया। सीतानाथ जो सबसे छोटा लड़का है, उसको हुकूमत की तरफ से वजीफा मिला और ये विलायत गया। और इन तमाम मौक़ों पर घर में छोटे मोटे प्रोग्राम, जलसे और दावतें हुई, लेकिन फूलमती से कोई राय और मशवरा अब नहीं लिया जाता था, उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की तरह रह गई थी। अगला फैक्ट, उमानाथ जो कि डॉक्टर हैं, उनको टाइफाइड में ये टाइफाइड की वजह से महीने भर बीमार है। ये फैक्ट पूछा जा सकता है। एक बार इस तरह का सवाल नेट सेट के एग्जाम में गोदान से पूछा गया। चंदन का जो नावल है गोदान, वहां से ये सवाल पूछा गया था कि इस किस्से में किस किरदार को इस तरह की बीमारी थी। तो हो सकता है कि हमसे भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ये पूछ लिया जाए कि वारदात के बदनसीब माँ का कौन सा किरदार टाइफाइड की वजह से बीमार रहा था। तो वो किरदार है उमानाथ। कौन है? उमानाथ। आगे हम देखेंगे कि उमानाथ ने एक मामले में रिश्वत ली। ये जो डॉक्टर हैं उमानाथ, ये डॉक्टर होते हुए भी इनको टाइफाइड हुआ, इनका मतलब खुला, टाइफाइड हुआ, इन्होंने रिश्वत ली और एक गलत रिपोर्ट पेश की, जिसकी वजह से साल भर यानी 1 साल इनको अपने ओहदे से, अपनी नौकरी से मुअत्तल यानी कि सस्पेंड कर दिया गया था। अगले फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं कि सावन का महीना चल रहा था, सावन की झड़ी लगी हुई थी और पूरे इलाके में मलेरिया फैल गया था। पूरे इलाके में कौन सी बीमारी फैल गई थी? दो बीमारियों का जिक्र इस किस्से में आया है। एक तो कि उमानाथ टाइफाइड से ग्रसित हो गए थे, टाइफाइड से बीमार हो गए थे। दूसरा, पूरे इलाके में मलेरिया फैल गया था। जो इनके घर पे काम करने वाली महरी और कारण थी, वो दोनों बीमार हो गए और बीमारी की वजह से घर पर काम करने नहीं आए। अगला फैक्ट, इनका जो बड़ा बेटा है कामता नाथ, वो रोजाना गंगा जल पीता है। वो क्या पीता है? रोजाना गंगा जल, क्योंकि नल का पानी उसके मुवाफिक नहीं था, नल का पानी उसकी तबीयत को सूट नहीं होता था। इस वजह से ये गंगा का पानी यानी गंगा जल पिया करते थे। जब फूलमती आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तो बड़ा बेटा कामतानाथ कहता है कि माँ, आप रहने दो, बारिश हो रही है, बारिश में आप बीमार पड़ जाओगी। तो फूलमती कहती है कि नहीं बेटा, मैं अब बीमार नहीं पड़ूंगी, भगवान ने मुझे अमर कर दिया है। इस बात पर उमानाथ भी वहीं बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि जाने भी दो भैया, बहुत दिनों बहुओं पर हुकूमत कर चुकी है। अपनी माँ के लिए कह रहे हैं उमानाथ, जो कि डॉक्टर थे, वो कह रहे हैं कि जाने भी दो भैया, बहुत दिनों अपनी बहुओं पर हुकूमत कर चुकी है, अब इनको काम करने दो, बीमार पड़ने दो, इसका खामियाजा उठाने दो। यानी बहुत दिनों अपनी बहुओं पर हुकूमत कर चुकी है, अब इनको खामियाजा उठाने दो। अगला फैक्ट है, अंतिम फैक्ट है, इम्पोर्टेंट भी है, 27वां फैक्ट, गंगा में ये अपने बेटे के लिए गंगा में पानी लेने गई थी। गंगा उफान पर चल रही थी, बारिश का मौसम था, मलेरिया फैल रहा था। गंगा
की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, तो पानी भरते वक्त इसका फूलमती का पैर फिसला और पैर फिसलने की वजह से फूलमती गंगा में ही समा गई और गंगा में डूबने की वजह से इसका इंतकाल हो गया, इसकी मौत हो गई। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्पेशल फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोगों को समझ में भी आए होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फैक्ट आपको इस क्लास से पहले कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिले होंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास समझ में आई है, पसंद आई है, कंटेंट आपको पसंद आया है, तो आप प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने में अपना अपनी भूमिका, अपना रोल अदा कीजिए। अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास वारदात सीरीज की एक और अगले किस्से के साथ में। हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।